नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। यदि हम शॉर्ट में जल्दी से पियर्सन थ्योरी का थोड़ा रिवीजन कर लें तो पियर्सन ने अम्लों को तीन क्लास में या तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था: कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, सीमा रेखा अम्ल। उसी प्रकार क्षार को कठोर क्षार, मृदु क्षार, सीमा रेखा क्षार। और क्या बताया था कि कठोर अम्ल कठोर क्षार से और मृदु अम्ल मृदु क्षार से क्रिया करने की अधिक प्रवृत्ति रखता है, और मृदु मृदु कठोर कठोर अम्ल क्षार से बने पदार्थ ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसकी तुलना में एक कठोर और एक मृदु, ये दोनों अलग अलग है। कठोर मृदु, तो कठोर कठोर मृदु मृदु अर्थात समान स्पीसीज के अम्ल क्षारों से बने यौगिक असमान स्पीसीज कठोर मृदु या मृदु कठोर से बने यौगिक से अधिक स्टेबल होते हैं, और कठोर वाला कठोर से और मृदु वाला मृदु से क्रिया करने की अधिक प्रवृत्ति रखता है। ये पियर्सन सिद्धांत का इसका एग्जाम्पल देखा था। आज इसका एप्लीकेशन का यूज करें। एप्लीकेशन देखें तो पहला एप्लीकेशन है संकुल यौगिकों के स्थायित्व को स्पष्ट करने में। तो पहला क्या है हमारा, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को स्पष्ट करने में। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये पियर्सन ने दो कंडीशन रखी थी कि एक कंडीशन से बने यौगिक मोर स्टेबल होंगे, एक कंडीशन से बने यौगिक लेस स्टेबल होंगे, तो आसानी से हम पियर्सन थ्योरी के उपयोग के द्वारा या पियर्सन थ्योरी के द्वारा हम किसी भी यौगिक मतलब यदि वो यौगिक किससे बना हो, अम्ल क्षार से, और अम्ल क्षार से बने यौगिक को हम बोलते हैं संकुल यौगिक बोलते हैं। हम उनकी स्थायित्व को आसानी से बता सकते हैं। ये संकुल यौगिक क्या होते हैं, बीच में आ गया, थोड़ा सा डिफाइन कर दें, हम अलग से वीडियो द्वारा इसे डिफाइन कर देंगे। संकुल यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार से मिलकर बने होते हैं। संकुल यौगिक में इसमें जो अम्ल होता है वो क्या करता है, जैसे अपनी परिभाषा होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे युग्म के रूप में लेता है, अर्थात पेयर के रूप में। इलेक्ट्रॉन नॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्टर होता है। कौन, जिसे हम धातु बोल देते हैं, तो एक्सेप्टर होता है जिसे हम धातु बोल देते हैं या फिर एसिड बोल देते हैं हम। और जो हमारा क्षार होता है, तो हमारा क्षार क्या करता है, तो हमारा क्षार लॉन पेयर डोनर होता है, जिसे हम बेस बोल देते हैं या हम इसे सब मेटल अधातु बोल देते हैं। अब मेटल के पास धन आयन होता है जिससे इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के कारण जो डोनर होते हैं बेस या फिर पियर्सन ने लिगेंड भी बोला था, इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अतिरिक्त होते हैं, जिससे वो इन्हें दे सकते हैं और इनकी ओर धन आयन होने के धन आवेश होने का आकर्षित होते हैं। और जब आकर्षित होते हैं तो ये परस्पर एक बॉन्ड बना लेते हैं। और ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये किसके लिखे हुए, संकुल यौगिक के एग्जाम्पल कोई देखें तो इसमें एजी जोन है, वो क्या है, वो अपनी प्लस अवस्था में है। प्लस अवस्था में होने के कारण धातु या अम्ल की कार्य करेगा, व्यवहार करेगा। जो F है वो अपनी ऋणावेशक अवस्था में है, जिससे ये एक क्षार या फिर अधातु की तरह कार्य करेगा। जब कोई ऋणावेशित पदार्थ, जो ऋणावेशित पदार्थ किसी धनावेशित पदार्थ के संपर्क में आता है, और वो कैसा होता है, उसके बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, और उसके वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देना चाहता हो, तो जब वो इसके संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उस धनावेशित पदार्थ को देकर उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, और इस बॉन्ड को हम सब कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वो सहसंयोजन बंध बोलते हैं। हम यही सहसंयोजन बॉन्ड यहाँ पे संकुल यौगिक में पाया जाता है, और इनमें संकुल यौगिक में पाया जाता है। संकुल यौगिक के कारण कि संकुल यौगिक में जो ये धातु होती है वो एक से अधिक लेगेंडों को अपने से जोड़ सकती है, अर्थात इसमें लेगेंड तो कई हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 धातु आयन होगी, जिससे जब एक धातु आयन कई लेगेंडों के साथ इतने सारे बॉन्ड बनाती है तो ये इसकी संकुलित अवस्था, स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेती है, और ये संकुल परिवार की तरह हो जाती है। संकुल मतलब समान सदस्यों का परिवार जिसका मुखिया केवल एक ही होता है, अर्थात उसमें केवल एक ही धातु आयन होता है, लेकिन कई सारे हो सकते
सकते हैं, और ये लिगेंड समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसीलिए संकुल यौगिक कहते हैं। बड़े कोष्टक के द्वारा बड़े इनके बाहर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लेने देने में जो चार्ज बच जाता है उसे बड़े कोष्टक के बाहर लिख देते हैं, इसे बोलते हैं उपसंयोजन आवेश। इसे बोलते हैं बड़े कोष्टक को उपसंयोजक सब कोवेलेंट गोला या मंडल बोलते हैं। ये लिगेंड या संलग्नी होता है, ये धातु आयन होता है, ये प्लस अवस्था में होता है। तो ये सब हमने आपको थोड़ा सा संकुल यौगिक के बारे में जानकारी बता दी। अब पहला एग्जांपल है स्थायित्व में, जैसे ले लें कि संकुल यौगिक AgF2 माइनस अस्थायी नॉन स्टेबल होता है, जबकि AgI2 स्टेबल होता। क्यों? तो ऐसा क्यों है? दोनों में समान धातु आयन है, दोनों ही दो लिगेंडों से क्रिया करके संकुल यौगिक बने हैं, दोनों में माइनस आवेश है। तो फिर ऐसा क्यों कि एक नॉन स्टेबल है और एक स्टेबल? ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है, हम इसमें पियर्सन सिद्धांत लगा दें तो इसमें जो Ag होता है वो क्या? सॉफ्ट एसिड। Ag अपनी एक चीज बता दें, इसमें माइनस आवेश क्यों आया? क्योंकि Ag अपनी प्लस अवस्था में होता है और फ्लोरीन प्लस मतलब से एक प्लस अवस्था में होता है, सिंगल प्लस, और फ्लोरीन भी सिंगल माइनस अवस्था में होता है। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन के दो परमाणु यहाँ पर है, तो दो परमाणु मतलब एक लिगेंड इसे हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में देगा और हमेशा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही देगा। क्योंकि दो एकाकी इलेक्ट्रॉन देंगे दो है, तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने पर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दो बेस नहीं आता, इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे जोड़े में। इलेक्ट्रॉन कितने दिए? एक देगा, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दो लोन पेयर, कुल दे दी उसने 4 इलेक्ट्रॉन ने। अब ये हमेशा 2, एक के लिए एक माइनस आएगा, दो की दो माइनस ही आएगा। जब दो माइनस आएगा तो एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को समन्वित कर देंगे और जो माइनस बचेगा वो बाहर लगा दिया जाएगा। और चूंकि समन्वित कर देंगे या फिर इसने दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का उपयोग करके बॉन्ड बनाया उपसंयोजक बॉन्ड, तो इस दो को इस धातु आयन की उपसंयोजन संख्या भी बोलते हैं या उपसंयोजन अंक भी बोलते हैं। और क्योंकि ये समन्वित करते हैं धन ऋणायन धनायन को, इसीलिए इसे धातु आयन की समन्वय संख्या भी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें ये भी आपने जान ली। हमने इस प्रकार आपको थोड़ा शॉर्ट में संकुल यौगिक के बारे में सब कुछ बता दिया। एग्जाम्पल सामने लिखे हैं। हमारा क्वेश्चन था ये नॉन स्टेबल क्यों है? क्योंकि Ag सॉफ्ट एसिड है, मृदु क्षार है, जबकि F माइनस कठोर क्षार सॉफ्ट अम्ल है, ये कठोर क्षार होता है। अर्थात दोनों एक ही वर्ग क्लास के नहीं है, दोनों समान स्पीसीज नहीं है, अतः इस प्रकार बने यौगिक अस्थायी होंगे। इसमें क्या था कि Ag क्या था? सॉफ्ट एसिड है, I भी सॉफ्ट बेस है, दोनों समान स्पीसीज है, समान क्लास के हैं, इस प्रकार इनसे बना यौगिक मोर स्टेबल होगा। आप क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकता है कि ये नॉन स्टेबल है क्यों, और स्कॉलर से पूछ ले एक साथ, इन दोनों में समान धातु आयन समान ऑक्सीकरण अवस्था प्लस वन में है। दोनों दो संख्या में लिगेंड जुड़े हुए हैं, दोनों में समान उपसंयोजन आवेश है माइनस माइनस, फिर भी एक स्टेबल और एक नॉन स्टेबल होता क्यों? पूरे क्वेश्चन को भाषा के रूप में इस प्रकार पूछ लिया जाएगा या शॉर्ट में हम दोनों का आंसर समान लिखेंगे, यूज करेंगे पियर्सन थ्योरी का। अगला है COF6 3 माइनस स्टेबल होता है क्यों? तो इसमें CO कोबाल्ट है जो एक हार्ड एसिड यानी कठोर अम्ल होता है, और F6 क्या होता है अभी हमने देख लिया क्या होता है, ये एक हार्ड बेस होता है, और ये हार्ड बेस होता है तो यहाँ पे हार्ड एक कठोर अम्ल कठोर क्षार से जुड़ा है, तो इसीलिए कौन सा बनेगा? जो यौगिक बनेगा वो स्टेबल यानी स्थायी होगा। अब इसका क्या है? तो ये अपनी यहाँ पे 3 प्लस अवस्था में होता है, F माइनस सिंगल माइनस में होता है, क्योंकि 6 है तो 6 माइनस देंगे, 3 माइनस 3 प्लस को समन्वित कर देंगे, 3 माइनस बचेगा जिसे ऊपर आवेश के रूप में लिख दिया जाएगा। अब इसके अलावा इसकी तो क्लियर, इसकी भी हमें लिगेंडों की कोई उदासीन होता है, कोई ऋणात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, किसी का 2 ऋण आवेश होता है, चार्ज होता है। हमें लिगेंडों का चार्ज पता होना चाहिए और धातु आयन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, यदि ये दोनों चीज पता होगा तो हम आसानी से इस पर कितना आवेश आएगा वो निकाल सकते हैं। जैसा पता था फ्लोरीन सिंगल माइनस होता है, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, सिंगल माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 6 है तो 6 माइनस, कोबाल्ट 3 प्लस में क्या है, यदि हमें इसकी ऑक्सीजन अवस्था पता है तो ठीक है, नहीं पता इसकी 6 होती थी
3 माइनस है तो हम इसके भी निकाल सकते हैं कि 6 माइनस में 3 माइनस बचे तो नॉर्मल सी अवस्था में ये 3 प्लस अवस्था में ही होगा। दूसरा पदार्थों की विलेयता की व्याख्या करने में हम जानते हैं पदार्थ जो होते हैं विलायक में विलेय हो जाते हैं। जैसे जल का उपयोग कर ले, बहुत चीज जल में विलेय होती है। तो कोई भी चीज किसी विलायक में विलेय होगी, कोई पदार्थ या संकुल यौगिक के बारे में बात करें, क्योंकि संकुल यौगिक अम्ल क्षार से बने होते हैं और हम अम्ल क्षारों के बारे में पढ़ रहे हैं। पियर्सन ने अम्ल क्षार संबंधित सिद्धांत दिया था, उसके एप्लीकेशन है। तो कोई भी संकुल यौगिक विलायक में विलेय होगा कि नहीं, इसकी व्याख्या भी हम पियर्सन सिद्धांत से कर सकते हैं। यदि कोई पदार्थ स्टेबल है और उसे हम घोलेंगे, स्थायी चीज कठिनाई से घुलती है या फिर वो नहीं घुलेगी, और जब वो नहीं घुलेगी तो वो क्या होगी, वो विलायक में अविलेय होगी। यदि वो कैसा है, एक सॉफ्ट एक हार्ड मतलब अस्थाई है तो वो आसानी से घुल जाएगी या फिर उसे घोला जा सकता है, अर्थात वो विलेय में अर्थात वो क्या हो जाएगी, विलायक में विलेय होगी। इसके अलावा एसेंशियल एक चीज और होता है, यहाँ पे पियर्सन ने भी जल का यूज किया था। और जल का यूज क्यों किया था, क्योंकि जल H2O जो होता है ये क्या होता है, उभयधर्मी मतलब एक उभय प्रोटिक बोल दिया जाए प्रवृत्ति का होता है। अर्थात ये कहीं आवश्यकता पड़ने पर एक अम्ल की का व्यवहार करता है और कहीं आवश्यकता पड़ने पर बेस की समान भी बिहेवियर करता है। तथा यदि सॉफ्ट और हार्ड की बात करें तो ये हार्ड बेस या हार्ड एसिड होता है, कठोर होता है। अब देखा जाए इसमें हमने AgF2 को विलय कर दिया जल में, इसमें एक सॉफ्ट एसिड है, हार्ड बेस है। जब ये इसके संपर्क में आएगा, चूंकि ये अब क्या करेगा, अब इससे क्रिया करना है, ये सॉफ्ट है, अब ये तो एसिड भी बन जाता है और बेस भी बन जाता है। कौन सा बनेगा, हार्ड बनेगा। जब ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस कुछ भी बन जाता है तो फिर क्या देखा जाए कि अब इससे क्रिया करने की बारी आएगी तो इससे क्रिया करके एक स्टेबल चीज बनाएगा, स्थायित्व। तो वो इसके अम्ल से क्रिया नहीं करेगा, यहाँ पर वो क्षार, यहाँ पर वो इसके अम्ल से क्रिया न करके क्षार से क्रिया करेगा, क्योंकि क्षार स्पीसीज में दोनों समान है, हार्ड हार्ड, तो ये अम्ल के समान व्यवहार करेगा, इसके क्षार से क्रिया करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये सॉफ्ट के साथ मौजूद है तो ये नॉन स्टेबल है, अर्थात जब ये संपर्क में आएंगे तो ये अपने इसके साथ बना बॉन्ड तोड़ देगा और हाइड्रोजन के साथ जल के साथ बॉन्ड बना लेगा और जल भी एक हार्ड अम्ल के समान व्यवहार करके इसे अपने से जोड़ लेगा। इस प्रकार ये चीज इसमें टूटेगी और इसके साथ फ्लोरीन और जल के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये जल में विलय हो जाएगी। यदि हम इसे विलय करें तो सॉफ्ट है और ये क्या है, ये हार्ड है, तो ये इसके साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। जब नहीं रखेगा तो ये खुद स्थायी, खुद नहीं टूटेगा, ना ये इसकी ओर आकर्षित होगा ना ये इसकी ओर आकर्षित होगा, अर्थात जल में अविलय होगा। इसी प्रकार इसकी बात की जाए, क्योंकि ये तो यहाँ पे हार्ड एसिड भी बेस भी है, ये तो कुछ भी व्यवहार कर लेता है, तो ये हार्ड के रूप में समान स्पीसीज है। लेकिन क्या होगा, ये हार्ड एसिड है तो ये इससे भी क्रिया करना चाहेगा, इससे भी क्रिया करना चाहेगी, ये तो क्रिया करना चाहेगी, ये तो आकर्षित होगा। लेकिन चूंकि ये अपनी स्टेबल अवस्था में है, अब ये इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब इससे भी बनाएगा उतना ही स्टेबल रहेगा जितना पहले, तो ये अपनी पहली वाली स्टेबल अवस्था को नहीं तोड़ेगा, अर्थात ये जल में अविलय होगा। इस प्रकार हम पियर्सन सिद्धांत द्वारा विभिन्न पदार्थों और संकुल यौगिकों की जल में विलयता की व्याख्या कर सकते हैं। अगला है हमारा उत्प्रेरकों के विषाक्त होने की व्याख्या करने में। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया की दर को गति को परिवर्तित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। यदि कोई अभिक्रिया हो रही किसी उत्प्रेरक के प्रभाव में, या कोई अभिक्रिया हो रही है वहां कोई उत्प्रेरक मौजूद है और हम ये चाहते हैं कि उस उत्प्रेरक का अभिक्रिया में कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देते हैं, जो बढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, धनात्मक उत्प्रेरक अर्थात पॉजिटिव कैटालाइस्ट, और जो घटा देते हैं उन्हें बोलते हैं नेगेटिव कैटालाइस्ट। और ऋणात्मक उत्प्रेरक, यदि हम चाहते हैं कि उत्प्रेरक का प्रभाव ना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे जो उत्प्रेरक है हम उसकी क्रिया क्षार से करा देंगे, अर्थात प्लेटिनम एग्जाम्पल लें तो प्लेटिनम और पैलेडियम सॉफ्ट एसिड होते हैं और ये उत्प्रेरक के समान व्यवहार करते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में मौजूद है और हम उस अभिक्रिया को बिना उत्प्रेरक की सहायता से या बिना उत्प्रेरक के प्रभाव में संपन्न कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट बेस एल्कीन, कोबाल्ट नहीं कार्बोनिल है ना, CO कोबाल्ट कार्बोनिल,
फास्फोरस और सैनिक लेंगे और इस क्या करेंगे, इसकी क्रिया इन उत्प्रेरकों से करा देंगे, जिससे ये सॉफ्ट बेस हैं, ये सॉफ्ट अम्ल से क्रिया करके उसके अम्लीय स्वभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और एक स्थायी यौगिक बना लेंगे। क्योंकि जब उससे क्रिया करेंगे तो दोनों उदासीन हो जाते हैं। हम जानते हैं अम्ल क्षार क्रिया करके उदासीन होकर एक यौगिक बना लेता है, जो ना तो अम्ल के समान व्यवहार करेगा ना क्षार के साथ, अर्थात जिसे लवण बोलते हैं, लवण बना लेगा और साथ में जल में लवण बना लेता है और लवण के साथ में क्या करते हैं, अन्य पदार्थ भी बना लेते हैं ये। तो ये क्या करेंगे, लवण और इस क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो इसे क्या करेंगे, ये इससे क्रिया करके एक उदासीन यौगिक बना लेंगे। उदासीन यौगिक क्योंकि कैसा होगा, वो अस्थायी होगा, तो अब उसे अब स्थायी है तो वो उस अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा और हम उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के पड़ने वाले प्रभाव को खत्म कर देंगे। लेकिन यदि ये सॉफ्ट एसिड हैं और हम इसकी क्रिया किससे करा दें, हार्ड बेस से करा देंगे, तो ये क्रिया भी ना करेंगे और क्रिया करेंगे तो जो बनेगा वो अस्थायी बनेगा। अर्थात पता चला हमने क्रिया करा के उन्हें बना लिया, अस्थायी बना और फिर वो टूटकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आकर उस अभिक्रिया को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है अभिक्रिया पर प्रभाव डालना। तो पता चला अस्थायी है तो फिर से वो टूटकर अपना प्रभाव फिर से उसमें डाल देंगे। अर्थात इन्हें पूरी तरह विषाक्त नहीं किया जा सकता। इन्हें विषाक्त करने के लिए यदि सॉफ्ट एसिड है तो हमें सॉफ्ट बेस चाहिए, यदि कोई उत्प्रेरक हार्ड अम्ल के रूप में तो हमें हार्ड बेस चाहिए, मतलब उसकी समान स्पीसीज वाला अम्ल क्षार चाहिए। तो इस प्रकार ये तीन उपयोग थे। पहला संकुल यौगिकों के स्थायित्व स्पष्ट करने में, नंबर दूसरा पदार्थों की विलेयता की व्याख्या करने में और नंबर तीसरा उत्प्रेरकों को विषाक्त करने में। इसके बाद देखते हैं इसके अन्य उपयोग। तो पियर्सन थ्योरी का अगला एप्लीकेशन है, अगला उपयोग है चौथा, द्विअपघटन क्रियाओं की व्याख्या करने में। और इसके पहले अर्थात द्विअपघटन क्रियाएं होती क्या हैं, तो हम जानते हैं क्रियाएं जब होती हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं मेन रूप से, और ऐसे तो और भी पार्ट होते हैं। दो पार्ट में, एक में बोलते हैं रिएक्टेंट जो क्रियाकारक बोलते हैं जिसे, या अभिकारक बोलते हैं जो क्रिया करता है, और ये क्रिया करके क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, अर्थात उत्पाद बनाता है। तो द्विअपघटन क्रियाएं में वे अभिक्रियाएं जिनमें दो रिएक्टेंट दो अभिकारक भाग लेते हैं और अभिक्रियाओं के दौरान इन दोनों अभिकारकों का अपघटन हो जाता है, अर्थात ये दोनों टूटकर नई चीज बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक भाग लें और क्रियाओं के दौरान दोनों अभिकारक ही क्या हो, विघटित हो, उन्हें बोलेंगे द्विअपघटन क्रियाएं। अब जब ये दोनों टूटेंगे तो कुछ नई चीज बनाएंगे, जो जिस रूप में, जिस यौगिक के रूप में ये पहले थे उस वही पुनः दोबारा यौगिक तो बनाएंगे नहीं, कोई नया यौगिक बनाएंगे। तो प्रोडक्ट के रूप में कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा या ये मिलकर कौन से यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे, इसकी व्याख्या या इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पियर्सन थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, HgF2 मरकरी डाइफ्लोराइड की क्रिया यदि हम BeI2 बेरिलियम डाइआयोडाइड से करा दे तो ये क्रिया के दौरान ये दोनों अभिकारक अपघटित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, HgI2 प्लस BeF2 अर्थात मरकरी डाइआयोडाइड प्लस बेरिलियम डाइफ्लोराइड। क्योंकि इनमें दो अभिकारक भाग ले रहे हैं और दोनों का अपघटन हो रहा है, द्वि मतलब दो अभिकारक भाग ले रहे हैं और दोनों ही अपघटित हो रहे हैं, अर्थात उन दोनों की मतलब संरचना क्या हो रही है, पहले वाली संरचना टूट रही है या फिर वो अपघटित हो रहे हैं, इसीलिए इसे द्विअपघटन क्रिया बोलेंगे। अब पियर्सन सिद्धांत के आधार पर हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो इसमें हम जानते हैं HgF2 में Hg सॉफ्ट एसिड है, F2 हार्ड बेस है, B हार्ड एसिड है, I2 सॉफ्ट बेस है।
और हम जानते हैं जब भी कोई चीज क्रिया होती है या फिर कोई भी चीज तब क्रिया करती है, फिर अपने अस्तित्व या रूप संरचना में तब परिवर्तन करती है जब वो अपने नॉन स्टेबल स्टेट में या नॉन स्टेबल फॉर्म में होती है, अर्थात अस्थायी रूप में होती है। तब वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने आप में परिवर्तन करती है, क्रियाएं करती है, या अपने जो यौगिक में है वो यौगिक तो तोड़कर नए यौगिक का फॉर्मेशन कर लेती है। तो क्योंकि ऐसे यौगिक जो एसिड और बेस से बने हैं या फिर संकुल यौगिक जितने भी होते हैं सब एसिड और बेस से बने होते हैं, तो जब संकुल यौगिक टूटते हैं तो उनमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इनका एक्सप्लेनेशन हम पियर्सन सिद्धांत से आसानी से कर सकते हैं। क्यों पियर्सन ने बताया था कि जब एसिड बेस में एक सॉफ्ट और एक हार्ड हो तो ये ऐसा कंपाउंड नॉन स्टेबल होता है और ये क्या करता है, दूसरे कंपाउंड से क्रिया कर स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहता है, अर्थात हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस टाइप के कंपाउंड ये बनाते हैं। अब एक चीज है कि कोई अभिक्रिया में हमने आप लोगों को जब एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन बताया था, कौन कठोर अम्ल होता है, मृदु अम्ल होता है, तब हमें वहां हमें याद होनी चाहिए एग्जाम्पल, तो अच्छी बात है। लेकिन हम इतने सारे एग्जाम्पल याद नहीं कर सकते, याद करेंगे तो भूलते भी, कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया होगा, एक छोटा सा अपन इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि अम्ल क्या होगा, उसके पास धन आवेश हो तभी वो अम्ल के रूप में काम करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये धन आवेश नहीं तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा। यदि उसके पास धन आवेश है तो आवेश ज्यादा है कि अधिक है, तो जो हम कठोर और मृदु का कॉन्सेप्ट होता है वो आवेश के ज्यादा उसकी साइज पर निर्भर करता है। तो इनके आवेश से ज्यादा इनके साइज पर कठोर और मृदुता का डिपेंड करती है। अर्थात यदि इनका साइज बड़ा है, बड़े आकार का है, तो साइज बड़ा होने पर जो बाह्यतम कोश होगा वो नाभिक से दूर होगा और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हमेशा बाह्यतम कोश से होता है, जिससे ये जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नाभिक से बाह्यतम कोश दूर होने पर जितनी भी धनावेश वो नाभिक में होंगे वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित नहीं कर पाएंगे, बल्कि जब आकार बड़ा होगा तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज्यादा पास में रहेंगे नए इलेक्ट्रॉन के जो आने वाला है, तो उसे वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात नाभिक में जो प्रोटॉन है वो तो आकर्षित कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है तभी तो धन आयन है, प्रोटॉन ज्यादा होगा तभी तो धन आयन कहलाएगा। लेकिन चूंकि आकार बड़ा होने के कारण बाह्यतम कोश से नाभिक की दूरी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित तो करेगा, लेकिन बाह्यतम कोश से दूरी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में आएगा और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसे प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे ये उसे आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। और यदि आकार बड़ा है तो वह होगा कठोर अम्ल, और आकार छोटा है तो नाभिक बाह्यतम कोश नाभिक के पास में होगी, जिससे वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को भी नाभिक आकर्षित किए रहेगा, प्लस नए इलेक्ट्रॉनों को भी आकर्षित करेगा। और जब नए इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में आएंगे तो चूंकि बाह्यतम कोश और नाभिक की दूरी कम है, इसलिए नाभिक पूरा प्रभाव अपने नए इलेक्ट्रॉनों पर कर सकेगा, जिससे वो आसानी से उन्हें ग्रहण कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, मृदु अम्ल। तो अर्थात अम्ल का आकार बड़ा है तो कठोर और आकार छोटा है तो मृदु हो जाएगा। उसी प्रकार क्षार में उल्टा हो जाएगा, क्षार का आकार छोटा है तो फिर नाभिक में क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो नाभिक की ज्यादा प्रबल आकर्षण बल के प्रभाव में रहेंगे, तब वो इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है क्योंकि अतिरिक्त है, लेकिन वो दे क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं, जिससे वो देना चाहता है लेकिन जब आसानी से नहीं देगा तो वो कठोर क्षार कहलाएगा। यदि आकार बड़ा होगा तो जब इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होंगे तभी देगा, तभी बेस कहलाएगा। आकार बड़ा है, बाह्यतम कोश जहां से इलेक्ट्रॉन उसे देने हैं वो नाभिक से पर्याप्त दूरी या फिर नाभिक से अपेक्षाकृत ज्यादा दूरी में है, इसलिए वो देना भी चाहता है और आसानी से भी दे भी देगा, तो क्या कहलाएगा, मृदु क्षार कहलाएगा। तो आकार बड़ा है तो मृदु क्षार, आकार छोटा है तो कठोर क्षार, और एसिड में इसका जस्ट विपरीत कॉन्सेप्ट लगेगा।
इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल ले लें। हमने इसके पहले आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उसमें भी हम इससे लगा सकते हैं लिथियम आयोडाइड की क्रिया सीजियम फ्लोराइड से करा दो। तो चूंकि जो लिथियम है वो कैसा होता है, कठोर अम्ल होता है, और जब ये कठोर अम्ल है तो ये क्या होगा, मृदु क्षार होगा। अब हम कहें ये कठोर अम्ल है क्योंकि हम जानते हैं लिथियम धनावेश बनाता है, धनावेश के साथ लिथियम का जो परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक कम होता है। हम आकार का निर्धारण परमाणु साइज से करेंगे, परमाणु साइज का निर्धारण एटॉमिक नंबर से करेंगे। जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसका आकार छोटा है, क्योंकि परमाणु क्रम जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कम है तो कम कक्षा होगी, आकार भी छोटा है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, जब 3 होता है तो आकार छोटा होता है तो अम्ल, लेकिन कैसे कठोर अम्ल होगा। चूंकि लिथियम आयोडाइड इस क्रिया में टूट रहा है तो मतलब ये अस्थायी अवस्था में है। इसे हम कठोर जानते हैं तो नॉर्मल सी बात है ये मृदु क्षारक ही होगा। जब ये मृदु क्षारक है, अब देख ले हैं कि अब ये दोनों टूटते हैं, यदि अस्थायी अवस्था में है तो ये अब स्थायी अवस्था को ही प्राप्त करेंगे। पहली चीज, यदि ऐसा ये इसके यदि ये कठोर अम्ल है और यदि इसके लिए कोई कठोर क्षारक विद्यमान न होता तो ये नहीं टूटता। तब टूटेगा जब ये अपनी पहली अवस्था से मोर स्टेबल अवस्था प्राप्त कर सकेगा तो टूटेगा। यदि ज्यादा अधिक स्थायी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा क्रिया के दौरान तो वो नहीं टूटेगा। टूट रहा है मतलब ये अस्थायी है, बना कर रहा है सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड मतलब ये अस्थायी है। ये कठोर अम्ल था तो ये कठोर क्षार हो जाएगा, और ये कठोर क्षार था तो इसमें क्या, ये इन दोनों में सीजियम फ्लोराइड लिखा हो तो सीजियम फ्लोराइड में इसका आकार छोटा होता है, जब ये इसका आकार छोटा है तो क्या है, कठोर क्षार। तो कठोर क्षार इससे जुड़ गया तो ये क्या है, मृदु अम्ल है, और मृदु अम्ल किससे जुड़ गया जाकर, मृदु क्षार से जुड़ गया। तो हमने यहाँ पे जो सॉफ्ट मृदु लिखा है तो पहले एग्जाम्पल था, या फिर आप लोगों ने पहली बार ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझाने के लिए हमने जब हर चीज आपको बता दी है थोड़ा बेसिक रूप में, उसका यूज करके, और पहले कुछ चीजों एग्जाम्पल को जो उनके मृदु कठोर एग्जाम्पल थोड़ा याद करके हम अप्लाई करेंगे। फिर धीरे धीरे हम आराम से हम आसानी से देख लेंगे कि कौन मृदु है कौन कठोर है। कुछ पता है, कुछ का हम निकाल भी लेंगे कि मृदु कठोर ही होगा, क्योंकि टूट रहा है तो अस्थायी अवस्था में है। अस्थायी अवस्था में है तो हम केवल पियर्सन थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग सिद्धांत थ्योरी कॉन्सेप्ट अलग अलग एप्लीकेशन थ्योरी काम करती हैं। पियर्सन में क्या काम करेगी, नॉन स्टेबल है तो मृदु और हार्ड है, स्टेबल है तो मृदु मृदु या हार्ड हार्ड है। इसका 5वां एग्जाम्पल है उभय, 5वां अनुप्रयोग है उभय द्विदंती लिगेंडों युक्त संकुल आयनों में बहुबंध की व्याख्या करने में। तो द्विदंती क्या होते हैं, तो लिगेंडों का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। लिगेंड भी कई प्रकार के हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें तब यदि उनमें इलेक्ट्रॉन देने वाला केवल एक ही हो, अर्थात एक ही परमाणु या समूह एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो ऐसे लिगेंडों को बोलते हैं एक दंती, एक देने वाला मौजूद है। द्विदंती जब लिगेंड इस प्रकार का हो कि इसमें कोई 2 इलेक्ट्रॉन दाता मौजूद हो तो द्विदंती, और 2 से अधिक को हम बोल देते हैं त्रिदंती, चतुर्थदंती, और इसके अलावा चलते जाते हैं पंचदंती, बहुदंती, जो जैसा भी है। 3 देने वाले त्रिदंती बोल देते हैं, चतुर्दंती बोल देते हैं, और द्विदंती मतलब जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु मौजूद है। इनसे बना संकुल आयनों में बंध की व्याख्या करनी है, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती तो ये संकुल क्या करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है, इसे हम बोलते हैं, कैसे बोल दो, इसे हम बोलते हैं सल्फर साइनाइड ऋणायन। सल्फर साइनाइड ऋणायन है तो क्षार के समान व्यवहार करते हैं। इसमें पहले साइनाइड बना है कार्बन और नाइट्रोजन से, फिर साइनाइड से सल्फर ने क्रिया करके सल्फर साइनाइड बनाया है। क्योंकि पूरे यौगिक के ऊपर ऋण आयन है तो एक क्षार के समान व्यवहार करेगा, लेकिन इसमें सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, अर्थात ये भी जब बंध बनाएगा तो अपना लोन पेयर दे सकता है और ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है। लेकिन नाइट्रोजन का आकार छोटा है तो ये क्या होता है, कठोर क्षार होता है। सल्फर का आकार बड़ा होता है तो मृदु क्षार होता है। अर्थात एक ही क्षार में जब एक से अधिक दाता परमाणु हैं तो वो भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, मृदु और कठोर सकते हैं।
अब क्षार ने क्षार से क्रिया कैसे की, तो वो क्रिया उन्होंने दूसरे प्रकार से की है, दूसरे कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या बोलते दूसरे सिद्धांत के द्वारा सल्फर साइनाइड से क्रिया करके यूज बनाता है। लेकिन जब बनाता है तब ये संयुक्त रूप से ऋण आयन के रूप में मौजूद है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है और ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता भी और दे भी सकता है। तो यहाँ पर ये क्षार या लिगैंड का काम करेगा और जब ये काम करता है तो इसमें क्या होता है, इसकी हमने क्या बोला कि ये दो प्रकार की संकुल बना लेता है और ऐसे संकुल में जो ये दो प्रकार से बंध बनाएगा तो उनकी व्याख्या हम पियर्सन सिद्धांत द्वारा कर सकते हैं। यदि इसमें सल्फर साइनाइड ऋण आयन है, क्षार है, अब यदि इसके पास जब दो दाता परमाणु हैं, कोई क्या आ जाए सॉफ्ट एसिड आ जाए, मृदु अम्ल आ जाए, तो ये मृदु अम्ल से क्रिया करेगा कि नहीं करेगा। तो यदि हम जानते हैं मृदु अम्ल भी इसके पास है, अब ये क्षार है तो अपने स्वभाव से क्रिया तो कर लेगा लेकिन अस्थायी होगा। अस्थायी क्यों है, यदि यहाँ पे मृदु है इसे कठोर माना जाए तो अस्थायी है। लेकिन इसमें यदि हम यहाँ पे हार्ड एसिड भी दे दें तो ये देखते हैं ये इससे भी क्रिया करता है और इससे भी क्रिया करता है, दोनों से क्रिया करता है। जबकि हम जानते हैं ये दो में से एक से क्रिया करना चाहिए क्योंकि क्रिया के दौरान ये स्थायित्व को प्राप्त करना चाहेगा, अधिक स्थायी यौगिक बनाना चाहेगा। तो ये दो में एक ही क्षार दो से क्रिया करके स्थायी यौगिक कैसे बना सकता है। तो जब इसकी व्याख्या शुरुआत में जब इसके बारे में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी, जब पियर्सन थ्योरी दी गई तो पियर्सन थ्योरी द्वारा इन संकुलों में जो बंध बनता है जो दो प्रकार से बन जाता है, दोनों स्थिति में स्टेबल होता है, दो प्रकार से बिहेवियर करते हैं जो क्षार, उनकी व्याख्या भी हम कर सकते हैं। अब आप लोग जो हमने बताया तो आसानी से क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों से क्रिया करके दोनों स्थिति में स्थायी यौगिक कैसे बना लेता है। क्योंकि अब सॉफ्ट एसिड होगा तो ये कौन है इसमें, ये सॉफ्ट बेस, कौन है सॉफ्ट बेस, सल्फर। तो सल्फर अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन देकर ऐसे सॉफ्ट एसिड से क्रिया करके संकुल यौगिक बनाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देकर अपना बॉन्ड बनाता है और यौगिक बनाता है तो क्या होगा, वो अस्थायी, क्योंकि ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। अब हमने देखा है कि इसके पास ये आ जाए तो इससे भी क्रिया करके बना लेता है वो। लेकिन यदि एक ये बस आए तो क्रिया तो करेगा, स्वभाव है, लेकिन दोनों आ जाए तो कहीं इससे भी क्रिया कर सकता है, फिर देखा वो इससे भी क्रिया कर सकता है। तो ऐसे कैसे, क्योंकि जब इन दोनों से मतलब यदि वो इससे क्रिया कैसे करेगा, जब उसे इससे क्रिया करना होगा तो ये नाइट्रोजन जो हार्ड बेस के रूप में मौजूद है ये अपने लोन पेयर देकर हार्ड एसिड से क्रिया करके भी स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। इस प्रकार ऐसे क्षार जो क्या करते हैं, जिनमें उभय उभय मतलब इसमें कठोर अम्ल भी, कठोर क्षार भी मौजूद है लिगैंड के रूप में और मृदु क्षार भी मौजूद है। उभय द्विदंती है तो उसमें दो दाता परमाणु है, दोनों सेम नहीं है, एक मृदु क्षार है तो एक कठोर क्षार है। तो भाई मतलब इसमें मृदु और कठोर दोनों ही क्षार मौजूद है ना। तो अगला एप्लीकेशन है प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या करने में। हम जानते हैं कोई भी चीज अपने स्थायी अवस्था में रहना चाहती है और वो स्थायी अवस्था में ही अधिक समय तक रह पाती है। यदि उसकी अवस्था नॉन स्टेबल अस्थायी है तो वो क्या होगी, जल्दी से ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी और जल्दी से क्रिया करके स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहेगी। जैसे तो इनके हुए प्रकृति में धातु जो पाए जाते हैं, तो चूंकि प्रकृति में पाए जाते हैं तो वो यदि अस्थायी होंगे जल्दी से स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे, और यदि वो अपने एक ही रूप में पाए जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो अपने स्थायी कंडीशन स्टेट में होंगे। तो इसमें है बहुत से, हमें कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताए, जैसे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रकृति में कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे एल्यूमिना बोलते हैं, Al2O3, ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं जिसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं। कॉपर, सिल्वर, ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। Na2 प्लस निकेल और कॉपर, ये सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात ये CO3 से भी क्रिया कर लेंगे और सल्फर से भी क्रिया कर लेंगे और CO3 2- से भी क्रिया कर लेंगे, मतलब ये कार्बोनेट से भी क्रिया कर लेंगे और
और किससे क्रिया कर लेंगे, सल्फर से भी क्रिया कर लेंगे। तो सल्फर भी क्या होगा अपना, यहाँ 2 माइनस में होगा, तभी 2 माइनस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। ये 2 माइनस है, 2 प्लस है, तो 2 माइनस यहाँ पर होगा। तो ऐसा क्यों कि ये केवल कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, ये केवल सल्फाइड से क्रिया करता है, ये ऑक्साइड से क्रिया करता है, और ये दोनों से क्रिया कर देते हैं। तो जब प्रकृति में ऐसा होता था, ऐसा तो नहीं कि पेयरसन ने कहा हो कि नहीं, ऐसा पेयरसन ने इन्हें बनाया हो, क्योंकि प्रकृति में पाए जा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। बस पहले किसी ने इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा होता है, कोई ने एक्सप्लेन करना चाहा तो कर नहीं पाया। जब पियर्सन ने अपनी थ्योरी दी तो पियर्सन ने ही एक्सप्लेन करके MgCO3 के रूप में इसलिए पाया जाता है क्योंकि पियर्सन ने बताया था जो मैग्नीशियम होता है तो Mg2+, इसमें क्या है Mg2+ और CO3 किसमें है, 2 माइनस में है। तभी अब जब ये इससे क्रिया कर सकता है तो देखा ये इससे क्रिया करता है, लेकिन फिर H2 माइनस से क्रिया क्यों नहीं करता, क्यों, जब सल्फर ने मैग्नीशियम ने इससे क्रिया की तो H भी क्रिया कर रहे, क्योंकि ये भी क्षार ये भी क्षार, तो ये इससे क्रिया करके एक अपने रूप में पाया जाता है, लेकिन सल्फाइड के रूप में नहीं, क्योंकि पियर्सन ने क्या कहा था, ये एक कठोर अम्ल है, ये कठोर क्षार है, ये मृदु क्षार है। जब ये मृदु क्षार है, हाँ ये क्या है, मृदु क्षार है H2 माइनस, और जब ये मृदु क्षार है तो ये मृदु से क्रिया करके यौगिक बनाएगा भी, तो ये अधिक समय तक स्थायी रूप में नहीं रहेगा और क्या होगा, अपने रूप को परिवर्तित करता रहेगा, जिससे इसका रूप जो है वो ज्यादा समय तक नहीं अस्तित्व में नहीं रहेगा और दो इनसे बना यौगिक मोर स्टेबल होगा। इसीलिए मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम में भी जो एल्यूमिनियम अपना होता है किस रूप में होता है, यदि हम इसे तोड़ें तो एल्यूमिनियम होता है अपना Al3 माइनस में और O होता है 2 माइनस में होता है। और जब इसके हम कितने 2 ले लेंगे इसके 3, तो अब इस अपने आप बराबर हो जाएगा। और अब इस बराबर होकर जब ये Al2O3 बनाएंगे तो इसमें भी क्या होता है, कठोर अम्ल होता है, O3 कठोर क्षारक होता है, तो जिससे ये Al2O3 स्थायी है तो पाया जाता है। ये Cu2+ है ना, इसमें जो Cu है ये 2 माइनस है तो 2 प्लस में होगा। ये मृदु अम्ल है, ये एक मृदु क्षार है, ये मृदु अम्ल है तो मृदु क्षार है, इसीलिए सल्फाइड के रूप में होते हैं क्योंकि मोर स्टेबल अवस्था में है। Ni2+ Cu2+ सीमा रेखा अम्ल क्षार होते हैं। जब सीमा रेखा अम्ल क्षार है तो ये कठोर अम्ल से भी सीमा रेखा अम्ल है तो ये कठोर अम्ल क्षार से भी क्रिया कर लेगा और मृदु क्षार से भी क्रिया कर लेगा, इसलिए निकल और कॉपर 2+ सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों रूप में पाए जाते हैं। हमने आसानी से इस सिद्धांत के द्वारा एक प्रकृति में जो धातुएं स्वतंत्र अवस्था में और स्थायी रूप में पाई जाती हैं तो हमने व्याख्या कर ली कि इस रूप में ही क्यों पाई जाती हैं और ये दूसरे रूप में क्यों नहीं पाई जाती। कोई यदि दोनों रूप में वो पाई जाती हैं तो वो दोनों रूपों में क्यों पाई जाती है। बीच में सीमा रेखा अम्ल है, अर्थात वो कहीं कठोर अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और मृदु अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है, अर्थात जो मृदु और कठोर की सीमा में आते हों, अर्थात सीमा मतलब दोनों के समान गुण प्रदर्शित करते हो और जैसा उनकी क्रिया करने की क्षार होगा, अर्थात वो मृदु क्षार से भी क्रिया कर लेंगे और कठोर क्षार से भी क्रिया कर लेंगे। इसी प्रकार सीमा रेखा क्षार जो मृदु क्षार के समान भी व्यवहार कर सकता हो और कठोर क्षार के समान भी व्यवहार करे वो सीमा रेखा क्षार कहलाएगा, है ना। लास्ट है तत्वों के जैविक कार्य व विष विज्ञान की व्याख्या करने में। तत्वों के जैविक कार्य तो जैविक कार्य जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं या जीवों में होने वाले कार्य प्रक्रियाओं को जैविक कार्य कहेंगे। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होंगी जीवों के वो सब जैविक कार्य में आती हैं। हमारे शरीर में जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाभदायक तत्व, आवश्यक तत्व, हानिकारक तत्व। लाभदायक तो एक ही प्रकार के होते हैं, आवश्यक होते हैं न्यून आवश्यक तत्व जिनकी कम मात्रा हमारे लिए जरूरी होती है और दूसरे को बोलते हैं बेहद आवश्यक तत्व जिनकी अधिक मात्रा हमारे लिए आवश्यक होती है। आवश्यक है तो यदि वो हमारे शरीर में नहीं है तो उसके न होने से मतलब क्या बोल दिया जाए, कुछ बीमारियां या फिर क्या हो सकता है परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो नाम ही दिया आवश्यक तत्व। और न्यून आवश्यक है तो इसमें एक चीज है, यदि न्यून आवश्यक है तो उसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है। यदि वो कम से
और कम है तो परेशानी हो सकती है, और यदि कम से अधिक मात्रा में है तो भी शरीर में परेशानी हो सकती है, क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसी प्रकार बेहद आवश्यक में होगा लाभदायक तत्व, उसका नाम ही है लाभदायक, अर्थात उसकी कोई मात्रा कम हो ज्यादा हो ना हो तो वो कभी भी हमें नुकसान या हानिकारक पहुंचाता नहीं है। लाभदायक मतलब हमारे लिए हमेशा लाभदायक ही रहता है। हानिकारक तो ये मतलब नाम ही हानिकारक, कम मात्रा ज्यादा मात्रा हानिकारक ही होगी, मतलब इनकी मात्रा शरीर में हमारे होनी ही नहीं चाहिए। तो क्या होता है तत्वों की जैविक कार्य के बारे में देखें, यदि आवश्यक तत्व यदि है वो न्यून आवश्यक है और हमारे शरीर में उसकी मात्रा ज्यादा हो गई है, जब प्रॉब्लम होगी तो उसके हमें निवारण के लिए दवाई लेते हैं। तो इसकी व्याख्या भी पियर्सन सिद्धांत द्वारा ये की गई कि हमारे शरीर में अम्लीयता भी होती है, क्षारीयता भी होती है। यदि कोई अम्लीय आवश्यक तत्व ज्यादा मात्रा में है तो फिर हमें उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए क्षारीय दवाई या फिर ऐसा दवाई या फिर हमें बोल लेंगे या फिर ऐसा उपाय करेंगे जिससे हमारे शरीर में क्षारीयता की मात्रा थोड़ी बढ़ जाए, जिससे बढ़ी हुई अम्लीयता को क्षारीयता क्या कर दे, निष्प्रभाव कर दे, और हमें मतलब वो बीमारी ठीक हो जाए या फिर हमारे शरीर में जो प्रभाव है, जो हमारे शरीर में उसका प्रभाव है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। और विष विज्ञान मतलब यही है कि विष मतलब विष विज्ञान ऐसे तत्व जो हमारे लिए विष के समान होते हैं। यदि हमें उसके कारण परेशानी हो रही, कोई बीमारी हो रही तो विष के समान हो गए। तो विष विज्ञान मतलब ऐसे तत्वों को निष्क्रिय प्रभाव को खत्म करने के लिए हम किसका क्या उपाय करें, इसकी व्याख्या पियर्सन द्वारा इसी प्रकार की गई। यह अम्लीय पदार्थ है तो क्षारीय का उपयोग करें, क्षारीय पदार्थ के कारण परेशानी तो अम्लीय का उपयोग करें, पहली चीज है। लेकिन इसमें पियर्सन के द्वारा ये और मदद मिली कि यदि हमारे शरीर में मृदु अम्ल या मृदु क्षार के कारण परेशानी है, अब हम कठोर अम्ल या कठोर क्षार वाली बीमारी कोई औषधि ले रहे हैं तो हमें आराम मिलता है, कम मिलता है या फिर कम समय के लिए मिलता है, वो बीमारी फिर हो जाती है, क्योंकि मृदु अम्ल के कारण यदि कोई अम्लीयता बढ़ी है तो हमें उसके प्रभाव को पूरी तरह दूर करने के लिए मृदु क्षार वाली दवाई या कोई मृदु क्षार जो हमारे लिए क्या है उपयोगी उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि मृदु क्षार ही मृदु अम्ल को पूरी तरह निष्क्रिय कर पाएगा। इसी प्रकार क्षारीयता में मृदु कठोर कैसी क्षारीयता है तो हम उसी के हिसाब से मृदु अम्ल मृदु कठोर अम्लीय पदार्थ क्या क्या करना सेवन करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल ले लें, एक विल्सन बीमारी हमारे शरीर में होती है जो Cu2+ के द्वारा होती है। Cu2+ सीमा रेखा अम्ल होता है। अब Cu2+ सीमा रेखा अम्ल है तो हम इस बीमारी को दूर करने के लिए पेनिसिलिन औषधि का यूज करते हैं। अब पेनिसिलिन औषधि में क्या होता है, ये क्या है मृदु अम्ल है तो उसमें मृदु क्षार मौजूद होता है, और हमने कहा सीमा रेखा है, मृदु अम्ल भी है मृदु क्षार भी है, तो इसे मृदु अम्ल भी है कठोर अम्ल भी है, तो इसे मृदु क्षार से भी इसकी प्रभाव को दूर किया जा सकता है, कठोर क्षार से भी। और पेनिसिलिन औषधि में मृदु क्षार की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है Cu2+ जब ज्यादा मात्रा हो जाती है वो शरीर से निष्कासित, जब इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर से निष्कासित नहीं हो पाती तो विल्सन बीमारी होती, जिसमें हम मृदु क्षार वाली औषधि पेनिसिलिन का सेवन करते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव में किसी पेपर या कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है वो, क्योंकि विल्सन बीमारी में किसका उपयोग करो, पेनिसिलिन में। पहला क्वेश्चन, पेनिसिलिन में क्या होता है जो बीमारी ठीक कर देता है, मृदु क्षार होता है। और विल्सन बीमारी किसके कारण होती है, Cu2+ के कारण होती है। Cu2+ क्या है, सीमा रेखा में। इतने सारे क्वेश्चन में कुछ ही पूछ लेगा। अगला इसी प्रकार से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें इसके कारण प्रॉब्लम होती है, और इसका कोई पार्टिकुलर बीमारी का वो नहीं, मतलब हमें क्या होती है आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में भी क्या है ये अम्लीय पदार्थ है, और आयरन क्या होता है कठोर अम्ल होता है। जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में भी क्या होता है अम्लीयता बढ़ जाने के कारण हमारी क्रियाएं शरीर की प्रभावित होती हैं, और जब शरीर में क्रियाएं प्रभावित होंगी, प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे, ऐसी औषधि का यूज करते हैं जो जिसमें क्या मौजूद हो, कठोर क्षार मौजूद हो। तो इसके लिए एक डेसफेरिऑक्सेमाइन औषधि का ली जाती है। क्या नाम है, डेसफेरिऑक्सेमाइन औषधि। इसमें OH- मौजूद होता है।
क्या होता है OH माइनस, और OH माइनस क्या होता है, एक कठोर क्षारक होता है जो Fe3 प्लस कठोर अम्ल के प्रभाव को दूर कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस प्रकार इन बीमारियों को या फिर जो पदार्थ विष के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं या कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके प्रभावों को दूर करने के लिए भी हम पियर्सन सिद्धांत का यूज करते हैं। तो ये पियर्सन सिद्धांत के एप्लीकेशन थे, हमने 7 यूज बताए, इन्हें यूज भी कह सकते हैं। पहले भी हमने बताया था शुरुआत में, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। तो पियर्सन सिद्धांत का हमारा दूसरा लेक्चर या पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर या पार्ट में हम सिम्बोसिस, जिसे हम सहजीवता बोलते हैं, जो पियर्सन टॉपिक का एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। और जब पियर्सन थ्योरी पढ़ते तो पढ़ते भी है, क्योंकि वो भी अम्ल क्षारों का एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे पियर्सन ने बताया था। और सिम्बोसिस मोस्ट भी है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कंपटीशन एग्जामों में। और जब पियर्सन थ्योरी के जब अपन क्या बोल दो जब ये क्वेश्चन करते हैं जो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बोल दो, तो उनमें तो सिम्बोसिस पूछ ही लिया जाता है, जो हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर 3 में बताएंगे। और इस प्रकार लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट होता है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और हम हर टॉपिक या हर टॉपिक को बेसिक रूप से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि कोई ऐसी चीज आ भी रही है जो आप लोग नहीं जानते तो शॉर्ट में बता देते हैं, उसे डिटेल में एक साथ नहीं बताया जा सकता। और यदि वो टॉपिक मोस्ट है तो उसे अलग से वीडियो द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, या हम उस टॉपिक की अलग से वीडियो बना देंगे। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।